हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भाषा के बारे में। भाषा, भाषा की परिभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली, विभाषा, इनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता में सबसे पहली बात है कि भाषा जो है वो विचार विनिमय का साधन है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। दूसरा है भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील का मतलब ये कठिन से सरल की ओर जाती है। यानी भाषा जब हम सीखते हैं तो हमें कठिन लगती है, लेकिन जैसे धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो वो सरल होती जाती है। ठीक है, कोई भी भाषा जिसको सबसे पहले हम सीखते हैं तो कठिन लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, नॉर्मल यानी सरलता की ओर बढ़ती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी कहने का मतलब भाषा जो है वो किसी से सीखी जाती है। अर्जित का मतलब कमाना होता है, तो मेहनत करके आदमी किसी से सीखता है भाषा को, इसलिए इसको बोलते हैं अर्जित संपत्ति, यानी दूसरे से प्राप्त जो संपत्ति है ये। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मौखिक और लिखित भाषा के अंतर। मौखिक यानी जो बोली जाने वाली भाषा, और लिखित यानी लिखित भाषा। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? सबसे पहला अंतर तो यह है कि मौखिक भाषा है वो उच्चारण का विषय है, यानी उच्चारण जो हम करते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं, और ये होता है लेखन का विषय, यानी इसके माध्यम से लिखा जाता है। दूसरी बात है कि जो मौखिक भाषा है वो अस्थायी है, मतलब स्थायी नहीं है। एक बार अब मैंने कुछ बोल दिया तो वो थोड़ी देर के बाद अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा से मतलब नहीं सुन सकते। और ये जो होती है लिखित भाषा वो स्थायी होती है। एक बार लिखकर अगर छोड़ दिया तो उसको कितनी ही बार पढ़ लो, लेकिन वो स्थायी है, लंबे समय तक स्थायी है। हम देख रहे हैं युगों युगों से जो ग्रंथ हैं जो कितने समय पहले रचे गए थे, लेकिन आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये स्थायी है। ठीक है, और ये अस्थायी है। मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। सीमित का मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ बोल रहा हूं, या क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो जो बच्चे जितने सुन रहे हैं 50, 80, 100, 150, वो वहीं तक पहुंचती है वो बात। और या मान लो कोई नेता भाषण दे रहा है तो वो अपनी सभा में सुना सकता है। और ये जो लिखित भाषा होती है इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। एक बार अगर लिख दिया किसी पुस्तक में, किसी पत्र में, तो वो विस्तृत क्षेत्र तक जाएगा, अनेक जो लोग हैं उसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार भाषा जो लिखित भाषा होती है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, और मौखिक भाषा का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। और एक हमने कल जो राजभाषा पढ़ी थी उसमें एक हमने नहीं पढ़ी मातृभाषा। तो मातृभाषा क्या होती है? व्यक्ति अपने परिवार से सीखता है, यानी अपनी माँ से सीखता है या अपने परिवारजनों के संपर्क से जिस भाषा को सीखता है वो भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये मातृभाषा है। अब हम आगे पढ़ेंगे भाषा के बारे में। अब हम देखेंगे भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो सबसे बड़ा अंतर भाषा और बोली में यह है कि बोली का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, और भाषा का क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। ठीक है ना, भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली जो है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। व्याकरण होता है, भाषा का क्या होता है? अपना व्याकरण होता है जिसमें भाषा को परिशुद्ध लिखने के लिए नियम बने होते हैं। ठीक है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। बोली में जैसे भी शब्द आते हैं अपनी सुविधा अनुसार हम शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा का एक शब्दकोश होता है, एक शब्द होता है उसका निर्धारित अर्थ होता है, उसी अर्थ के लिए उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि बोली के लिए कोई शब्दकोश नहीं होता है, अपनी आवश्यकता अनुसार नए नए शब्द गढ़े जाते हैं, उनका कोई मानक अर्थ नहीं होता है। भाषा में साहित्य रचना की जाती है, कि भाषा में तो बहुत से साहित्य रचे जाते हैं, लेकिन बोली जो होती है वो एक मौखिक आधार है। इसका किसी प्रकार की साहित्य रचना से कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई भाषा रचना नहीं होती है। हाँ, साहित्य का वाचन जरूर होता है इसमें, लेकिन ये जो भाषा है इसमें लिखित रूप होता है, लेकिन बोली में साहित्य का कोई लिखित रूप नहीं होता है। अब हम देखेंगे हिंदी की उपभाषाएं, यानी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। भाई हम ये तो मान नहीं सकते कि भाषा जो हिंदी भाषा है वो खड़ी बोली से बनी हुई है। खड़ी बोली अकेली नहीं, बल्कि अनेक जो बोलियां हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। उनमें से शब्दों का, वाक्यों का चुनाव होता गया और भाषा का निर्माण हुआ हिंदी का। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले एक नंबर पर आती है पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी मतलब कौन सी है? पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये जो है ये बोलियां सम्मिलित हैं। ये पूर्वी हिंदी जो है उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है वो शामिल है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी जो पश्चिमी बोली जाती है उसमें खड़ी बोली हिंदी है,
ब्रज भाषा है बांगरू यानी हरियाणवी को बोलते हैं, ठीक है, हरियाणवी है, बुंदेली है तथा कन्नौजी ये शामिल है, ठीक है। बात करें अगर पश्चिमी हिंदी की तो इसमें एक तो खड़ी बोली हो गई, एक ब्रज हो गई, बांगरू यानी हरियाणवी को बोलते हैं, बुंदेली और कन्नौजी ये शामिल है, ठीक है। बिहारी जो है जिसमें मगही होता है, मैथिली होता है और भोजपुरी, ये 3 बोलियां जो हैं वो बिहारी में शामिल है। हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी की उपभाषाएं जो है वो लिखिए, तो इसमें अगर हम प्रश्न कई प्रकार का आता है, जैसे मान लो 1 नंबर का प्रश्न आ गया तो इसमें अपने सिर्फ नाम लिखेंगे, ठीक है, ये वाला नाम लिखेंगे। अगर वो प्रश्न 4 नंबर का आ जाता है तो उसमें विस्तृत जो है इनके अंदर शामिल होने वाली बोलियों को भी शामिल करेंगे। अब देखते हैं आगे कौन कौन से हैं इसमें। हाँ, अब है राजस्थानी, तो राजस्थानी में कौन सी है, अपने राजस्थानी में मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाती, हाड़ौती है, ठीक है। और कुछ विद्वान जो है वो मालवी, ढूंढाड़ी और बागड़ी को भी इसमें शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से होगी मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती, और कुछ विद्वान जो है वो मालवी, ढूंढाड़ी और बागड़ी को भी इसमें शामिल मानते हैं। 5वें पहाड़ी, इसमें क्या होता है, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, ये 3 जो बोलियां हैं वो सम्मिलित हैं। कौन कौन सी, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, ठीक है। तो सीधा अगर आपको पूछ ले तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, 5 नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। सीधा अगर 1 नंबर का प्रश्न आ जाए कि हिंदी की उपभाषाओं के नाम लिखो, तो आपको लिखना है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। अगर आ जाए कि हिंदी की उपभाषाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए तो आपको ये लिखना है 4 नंबर का प्रश्न, ठीक है।